वेलकम टू दिस चैनल एंड वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ डेटा साइंस। आज हम बात करेंगे डेटा साइंस के जो स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट के ऊपर। यार देखो, मैंने पिछली वीडियो में कहा तो था कि मैं डेटा इंप्यूटेशन के बारे में बात करूंगा, जो कि हम करेंगे लास्ट में इसमें। बट मैंने सोचा यार कि पहले थोड़ा स्टैट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा काम आएगा अपने को। और मैं स्टैट्स एक साथ पढ़ाना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्टैट्स काफी लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है। बट यार, जिसको इस फील्ड में जाना है उसको तो करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि स्टैट्स थोड़े थोड़े चंक्स में भी बटे। जहां जहां मुझे रेलेवेंट दिखेगा कि यार ये वाली चीज अभी पढ़ा देता हूँ ताकि ये यहाँ से काम आ जाए, तो वो हम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और ये वाली वीडियो काफी थ्योरेटिकल है, काफी क्या, पूरी ही थ्योरेटिकल है। इसमें कुछ कोडिंग वोडिंग नहीं की है। हम अगली वीडियो में कोडिंग करेंगे, अगली वीडियो में हम पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे और इम्प्यूटेशन देखेंगे कि इम्प्यूटेशन कैसी होती है। जिसको नहीं पता इम्प्यूटेशन क्या है, पिछली वीडियो में जाके देखो, थोड़ा समझो कि मैंने क्या बताया है। बेसिकली इम्प्यूटेशन हम क्या करना चाह रहे हैं, नल वैल्यूज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी और वैल्यू से। क्यों? क्योंकि अगर मैं नल वैल्यूज को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा डेटा लॉस होगा। और एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज अ डेटा एनालिस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डेटा की वो इंफॉर्मेशन है। ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि चाहे तुम एनालिसिस एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें खुद इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। अगर तुम मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो, तो मशीन लर्निंग भी उस डेटा से इंफॉर्मेशन ही निकालेगा। तो मैं इंफॉर्मेशन लॉस नहीं चाहता अपने डेटा का। ये चीज तुम्हें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। इतना जिसको समझ आया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया भाई प्लीज जाके पुरानी वीडियोस देख लो, ठीक है, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम्म, आगे चलते हैं, ठीक है। एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ यार, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज्यादा हाई लेवल मैथ्स में जरूरत नहीं है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। विच इज ट्रू। तुम्हें इस वीडियो में लगेगा कि मैंने झूठ बोला, काइंड ऑफ ट्रू, ठीक है। बट यार, मैं इस वीडियो को थोड़ा ऐसे बनाया बनाया मैंने इस स्लाइड्स को कि जिसको मैथ समझ आती है उसके लिए भी हेल्पफुल हो, जिसको नहीं आती है उसको भी, उसके लिए भी हेल्पफुल हो, ठीक है। और ये वीडियो भी वैसी बनेगी कि मैं ऊपर ऊपर से भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा ऐसे भी समझाऊंगा जिसको नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है ना जिसका, उसको भी समझ आए कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज में या जिसको मैथ्स अच्छे से आती है, वो एक्चुअली जाके इस स्लाइड को वापस रेफर कर सकता है, इस वीडियो को वापस रेफर करके देख सकता है कि यार मैंने क्या मैथ्स पढ़ाई, ठीक है। हम ज्यादा डेप्थ में घुसना नहीं चाहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा फालतू हो जाएगा। हम मैथमेटिशियन नहीं बनने निकले यहाँ पे। बस ऊपर ऊपर से देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे क्या काम के हैं, और आगे चलेंगे। तो लेट्स गो फॉरवर्ड अभी। हाँ, ठीक है। फटाफट स्किम करता हूँ क्योंकि लंबी वीडियो है, तो थोड़ा सा पेस इसमें ज्यादा हो सकता है। जहां जहां मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको लगेगा कि यार, अगर तुम्हें लगेगा कि ये चीज एक्सप्लेन नहीं हुई, मेक श्योर कमेंट आउट करो, मैं तुम्हें रीच आउट कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। क्या टॉपिक्स हैं थोड़े कि मिसिंग वैल्यूज कौन कौन से तरीके के होते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स के थोड़े चीजें देखेंगे, फिर हम डेटा इंप्यूटेशन पे आएंगे, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज के कौन कौन से टाइप होते हैं? एन हो गया, एन हो गया। एन मतलब नॉट अ नंबर, एन मतलब नॉट अ टाइम, ठीक है। तो एन क्या होता है? फ्लोट टाइप का एक मिसिंग वैल्यू होता है। फ्लोट मतलब क्या हुआ भाई? फ्लोट मतलब एक नंबर होता है। देखो, बेसिकली दो तरीके के देखिए डेटा टाइप होते हैं नंबर्स के मामले में। तुम्हारे पाइथन में एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोट, ठीक है। इंटीजर को इंट लिखते हैं। तो इंटीजर मतलब -1, -2, +5, +7। बेसिकली फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। फिर फ्लोट होता है जो तुम्हारा डेसिमल वैल्यू भी लेता है, ठीक है। फिर हो गया एनएटी, नॉट अ टाइम। नॉट अ टाइम मतलब, अब टाइम क्या होता है भाई? तो डेट टाइम करके एक और डेटा टाइप होता है pandas में, बेसिकली पाइथन में ही होता है, ठीक है। तो वो कैसे दिखता है? मान लो यार 12:06 दिस इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल जो डेट टाइम में आता है, ठीक है। इसकी जो मिसिंग वैल्यू होती है वो एनएटी लिखी होती है। फिर NONE मतलब नन। नन एक अनोखा टाइप का मिसिंग वैल्यू है जो नन टाइप का ही होता है, ठीक है। इसका खुद का डेटा टाइप भी नन होता है, ठीक है। इन्फ माइनस इन्फ मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी मिसिंग वैल्यूज में आते हैं। और पीडी डॉट एन ए जो काफी एक नया एडिशन है पैंडास में,
मुझे आज से पहले नहीं पता था, जब मैं ये वीडियो बनाया तब मेरे को पता चला, मैंने कभी टैकल नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। बट अच्छी चीज है भाई, क्यों क्यों मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्यों क्योंकि यार इसका कुछ सिर्फ फिक्स डेटा टाइप नहीं है। ठीक है। ये फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है तुम्हारा, इंटीजर भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। बुलियन मतलब यस या नो, ट्रू या फॉल्स, समझ रहे हो ना। ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है। बेसिकली इन्होंने क्यों बनाया है कि अनआइडेंटिफाइड मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज से। अब ये क्यों पढ़ा हमने, इसका लॉजिक है कि यार मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके के डेटा के साथ काम कर रहा हूँ। वो क्यों पता होना चाहिए, उसका भी एक बहुत सिंपल रीजन है। मान लो कि कल को तुम एक नंबर की सीरीज है, ठीक है, मान लो इनकम है, एक पॉपुलेशन की इनकम दी हुई है, जिसमें मिसिंग वैल्यू में NaN की जगह मिसिंग ही लिखा हुआ है। तो पहले तो उस मिसिंग को NaN से रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। अब तुम्हें कैसे पता NaN से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब तुम रिप्लेस करोगे तो np.nan लिखोगे तुम। ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जिस टाइप के डेटा के साथ वर्क कर रहे हो उसमें क्या रिप्लेसमेंट जाएगा, क्योंकि NaN से रिप्लेसमेंट करने का रीजन ये है कि सारे जो फंक्शंस डिफाइंड है ना, डेट वो तुम्हारे नल वैल्यूज के रिमूवल के, वो इन्हीं के लिए डिफाइंड है। NaN NAT नन के लिए, इज NA फंक्शन ले लो, इज नल फंक्शन ले लो, सारे फंक्शन इनके लिए ही डिफाइंड है। ठीक है। तो तुम्हें पहले इधर रिप्लेसमेंट डालना ही पड़ेगा। तो यार स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या चीजें हम कवर करना चाहेंगे आज, वो होगा एक तो टाइप ऑफ डेटा जो मैंने पिछले में बताया कि इंट कैर वगैरह, इंट फ्लोट कैर बुलियन, वो अलग है। हम जो डेटा हमें मिलता है, ठीक है, उसका डेटा, उसका टाइप देखेंगे कि किस किस तरीके का डेटा हमें मिल सकता है एनालिसिस करने के लिए। फिर मीन मीडियन मोड के बारे में बात करेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले की जितनी भी चीजें हैं वो बहुत आसान है, बहुत ऊपर ऊपर से भी, उसमें कुछ डेप्थ है ही नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यार तुम आसानी से समझ जाओगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसी किसी को दिक्कत आ सकती है, जिसको हम्म, मैं थोड़ा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे समझो एक तरह का ट्रेंड है जो डेटा तुम्हारा फॉलो कर रहा है। ठीक है। कि जो डेटा है ना, कुछ एक सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर दे रहा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे देते हैं। और बहुत तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है ये। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होते हैं, ट्राइएंग होता है, फिर उसके बाद लॉग नॉर्म लिया, मतलब जिसको लॉग नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। या फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे हैं यार, मतलब 16-17 तरीके के मिल जाएंगे तुम्हें, अगर तुम चैट जीपीटी या कहीं जाके पढ़ भी लोगे तो। ठीक है। हम्म, और यार देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए डिफाइंड है। इनफैक्ट इस बारे में हम और बात करेंगे जब मैं तुम्हें लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हें मेरे को कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल्स के बारे में बात करनी है। और हम आ गए टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। तो टाइप ऑफ डेटा चार तरीके के हो सकते हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, कैटेगरिकल, ऑर्डिनल। ठीक है। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है खुरदरा। ठीक है, मतलब ऐसे बिखरा हुआ यार। तो यार एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो क्लास 1A में हो सकता है 25 स्टूडेंट हो, 1C में हो सकता है 26 स्टूडेंट हो, 26। ठीक है। या फिर 4D में हो सकता है यार कुछ 52 स्टूडेंट्स। समझ रहे हो। तो कुछ कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब जो होता है वो होता है कि एक रेंज के अंदर ना कोई भी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में एक साथ ही समझा देता हूँ, क्योंकि काफी सिम एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। कंटिन्यूअस क्या होता है कि यार एक रेंज के अंदर एक साथ चलने वाला, तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया। एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, मान लो कि इंडियन मेल पॉपुलेशन की हाइट ले रहे हैं। मैं उसका लोअर साइड बोल रहा हूँ कि 4'11", मतलब 4 फीट 11 इंच। ठीक है। और अपर अपर बाउंड मैं बोल देता हूँ कि रेंज का क्या होगा, 6'3" होगा। ठीक है। ठीक है। तो मतलब इस बीच में ना सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है।
या थोड़ा और डीपली देख लेते हैं, क्योंकि इंचेस में तो क्या है कि यार 1 से 12 ही आने वाला है कुछ भी। ठीक है, मान लेते हैं कि यार हाइट की रेंज है 150 सेंटीमीटर से 199 सेंटीमीटर तक। तो भाई सारी वैल्यूज पॉसिबल है, 150.2345 ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। ये कंटिन्यूअस वेरिएबल का एक डेफिनेशन। डिस्क्रीट में ऐसा नहीं है, या तो 52 होगा, 53 होगा, 52 या 53, बीच में नहीं आएगा भाई कुछ। ठीक है, फिर आते हैं हम कैटेगरिकल डेटा पे। कैटेगरिकल डेटा होता है जिसमें मतलब कैटेगरीज बटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल हो गया जैसे जेंडर हो गया, मेल फीमेल। ठीक है, या फिर कंट्री हो गया। तो कंट्री में क्या हो सकता है, अर्जेंटीना, यूएसए, इंडिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी। कैटेगरी का और ऑर्डिनल डेटा यार देखो सिमिलर टाइप के ही होते हैं। जैसे ऑर्डिनल डेटा कैटेगरी डेटा का पार्ट ही होता है, बट उसमें एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब बिजनेसेस कि मतलब तुम रिव्यू दे रहे हो किसी को, वेरी पुअर, पुअर, ओके, गुड, वेरी गुड। या तुम्हारा ग्रेडिंग सिस्टम, जैसे मेरे कॉलेज का ग्रेडिंग सिस्टम था यार, ए माइनस, बी माइनस, सी माइनस। तो देखो इसमें एक ऑर्डर है ना कि इसके बाद ही आएगा ये। अब इंडिया अर्जेंटीना में कोई ऑर्डर तो था नहीं, वो तो ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। बट कैटेगरी थी, कंट्री की एक कैटेगरी थी कि इंडिया है, एक अर्जेंटीना। इनके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इनको लेबल करना पड़ता है प्रोसेसिंग में। ठीक है, लेबलिंग मतलब क्या हो गया यार कि जैसे अर्जेंटीना को 0 दे दिया, इंडिया का नाम 1 रख दिया, यूएसए का 2 रख दिया, ताकि पता चले कि जब 2 आएगा तो मतलब हम यूएसए को रेफर कर रहे हैं, जब 1 आएगा तो हम इंडिया को रेफर कर रहे हैं। सेम ऑर्डिनल डेटा में भी कि भाई ए को 0 दिया है, ए माइनस को 1 दिया है, बी को 0, 3 2 दिया है, ऐसे करके नंबर दिया है, ताकि जब कल को 1 आए तो मतलब इसका मतलब ए माइनस को ही रेफर किया जा रहा था। कंटिन्यूअस डेटा के लिए फिर हमें आउटलायर रिमूवल करना पड़ता है। कैटेगरिकल ऑर्डिनल डेटा के लिए कोई आउटलायर रिमूवल नहीं होता। डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा के लिए आउटलायर रिमूवल होता है। आउटलायर क्या होता है ये मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में आ ही जाएगा, अगली स्लाइड में तुम्हें लिखा दिख जाएगा आउटलायर। तो आउटलायर रिमूवल क्यों करना पड़ता है, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो ट्रेंड के बाहर चल रहे होते हैं। ट्रेंड के बाहर वाले डेटा ना अपने डेटा के एनालिसिस को खराब कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ बिल्कुल ही अलग सा डेटा दिखे। उसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे एनुअल इनकम है। ठीक है, तो एक एवरेज इनकम होगी भाई किसी के घर की 10 लाख। ठीक है, मैं अपने मिडिल क्लास सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, 10 लाख, 12 लाख। उसमें बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे तो 20, 25 लाख, 30 लाख। बहुत नीचे जाओगे तो 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख साल का। अभी उस डेटा में उसका अगर मैंने डेटा लिया है, उस डेटा में किसी को मिलता है एक डेटा जिसमें कोई 500 करोड़ साल का कमा रहा है, तो वो आउटलायर है भाई। और वो एक अकेला डेटा पूरे एनालिसिस को खा जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा नंबर है कि तुम मीन निकालोगे, वो अकेला नंबर जो है वो मीन को ऊपर ले जाएगा। और इसी से हम आते हैं प्लग इन करके कि मीन क्या होता है। मीन होता है तुम्हारा एवरेज डेटा का, पूरे डेटा का एक एवरेज जो होता है ना, उसको हम मीन कहते हैं। ठीक है, तो मीन बेसिकली कैसे निकालते हैं, सब पूरे डेटा का एक सम लेते हैं, उसको नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं। मान लो 1 से 10 का मीन निकालना है, तो 1 से 10 को ऐड किया और फिर 10 से डिवाइड कर दिया, ये 10 डेटा पॉइंट थे। हम पैंडास में कैसे लिखते हैं, डेटा फ्रेम, उसका कॉलम डॉट मीन। ठीक है, तो उस कॉलम का मीन दे देगा पैंडास। मीन कब यूज होता है डेटा इंप्यूटेशन के लिए, जब डेटा सिमेट्रिक हो और आउटलायर से मतलब हमने आउटलायर हटा रखे हैं। ठीक है, मीन सिमेट्री में क्यों काम करते हैं, उसका रीजन है कि मीन जो है ना अपने डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी बताता है। तो अब यार बहुत लोगों को लगेगा सेंट्रल टेंडेंसी है क्या बात है। सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे समझो कि यार कितना डेटा का जो बीच का हिसाब है ना, सेंटर का जो हिसाब है, वो मीन बताता है। तो जितना ज्यादा सिमेट्री होगा ना, उतना सेंट्रल टेंडेंसी होगी कि मीन के पास वैल्यूज ज्यादा होंगी। ठीक है, इसलिए हमारा मीन इंप्यूटेशन सिमेट्रिक डेटा में काफी बेटर काम करता है। ठीक है, ये तुम्हें याद, ये एक रूल बना लो कि मीन हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी को दर्शाता है एक डेटा में। ठीक है, फिर आते हैं अगले में हम मीडियन पे। मीडियन क्या होता है यार, मिडिल वैल्यू होता है डेटा का। मिडिल वैल्यू
मतलब देखो जैसे 1 2 3 4 5 है, तो 3 ऑब्वियसली मिडिल वैल्यू हो गया। अब ठीक है, मान लो 2 4 6 8 10 है, ठीक है, तो उसमें 6 तुम्हारा मिडिल वैल्यू आएगा, राइट। अब अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो ऑब्वियसली कोई मिडिल तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑड के लिए हमेशा एग्जिस्ट करने वाला था। तो हम क्या करते हैं कि मिडिल के जो दोनों पॉइंट है ना उनको सम करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 4 मिडिल पॉइंट्स हैं। 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, ये तुम्हारा मीडियन हुआ, ठीक है। बस इतना सही है मीडियन का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। सेम चीज जैसे हमने निकाला ना, डेटा फ्रेम कॉलम डॉट मीडियन, जिसको पुरानी वीडियोस मेरी देखिए उसको पता है, df.column_name.median भी लिखोगे तब भी समझ आ जाएगा, क्योंकि वो पैंडास में वैसे तुम अपने एक कॉलम को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो और मीडियन कब यूज होता है, जब डेटा स्क्यूड हो और उसमें आउटलायर हो। अब स्क्यूड क्या होता है वो तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे जाके। आउटलायर्स मैं तुम्हें बता दिए, ठीक है। मोड क्या होता है, मोड होता है जब जो डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है ना, ठीक है, उसको मोड कहते हैं। हम्म। और एक डेटा में एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक डेटा सेट है, किस चीज का लें यार, ठीक है, एनुअल इनकम का ही ले लेते हैं। एनुअल इनकम में यार ये तो वैसे कंटिन्यूअस डेटा है, तो मतलब इसमें बहुत बड़ा मोड आना नहीं चाहिए कोई, बट ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना उसका ग्रेडिंग सिस्टम का। सबसे ज्यादा बीस दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों को बी लगा हुआ है, ठीक है। 50 लोग हैं तो शायद सब 12 या 13 लोगों को उस कोर्स में बी लगा था। और ठीक है, या ज्यादा ले लो क्योंकि फिर वो सम 50 नहीं बैठेगा, मान लो 30 लोगों को बी लग गया था, ठीक है। तो भाई बी तुम्हारा मोड होगा। अब मान लो यार 17 लोगों को बी लगा और 17 लोगों को ही बी माइनस भी लग गया, तो मोड बी भी होगा, बी माइनस भी होगा, ठीक है। अब हम पाइथन में कैसे यूज करते हैं, ये सब जो डॉट मोड डॉट मीन डॉट मीडियन है सब पैंडास के थ्रू सपोर्टेड है, ठीक है। यहाँ पाइथन लिखा हुआ है, बट सपोर्ट पैंडास का ये हो, अगर तुम पैंडास लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो हम मी मोड के आगे तुमने देखा होगा ऐसे ब्रैकेट में जीरो लिखा हुआ है मेरे, क्यों? ये ना एक सीरीज देता है यार। जैसे मीडियन और मीन का जो फंक्शन है ना, वो सिर्फ एक नंबर देता है, ये एक सीरीज देता है कि पहला मोड क्या होगा, दूसरा मोड क्या होगा, तीसरा मोड क्या होगा, चौथा मोड क्या होगा। मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज किस वैल्यू की है, फिर दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है, तीसरे नंबर पे किस वैल्यू की है। तो हमें से पहली वाली चाहिए होती है मोड के लिए, क्योंकि मोड का डेफिनेशन ही वही है ना। और सबसे ज्यादा कैटेगरिकल डेटा में यूज करते हैं, ऑर्डिनल डेटा में मोड का हम इम्प्यूटेशन यूज करते हैं। हम आगे जानेंगे क्यों, ठीक है। जब हम इम्प्यूटेशन के बारे में बात करेंगे तब हम अच्छे से जानेंगे किस डेटा के लिए कौन सा इम्प्यूटेशन अच्छा है, ठीक है। फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वेरिएंस मतलब डिस्पर्शन का एक आइडिया होता है कि डिस्पर्शन कितना है अपने डेटा में। डिस्पर्शन का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया ना, मीन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी होती है, तो मीन से कितना दूर दूर तक डेटा फैला हुआ है, ठीक है, उसका उसको दर्शाने के लिए हम वेरिएंस यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन लिटरली उसका स्क्वायर रूट हो, बस, ठीक है। ये तुम्हारे को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। मतलब जो भी डेटा है, मान लो डेटा पॉइंट है 6 और मीन था उस डेटा का 3, ठीक है, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे जितने ही डेटा पॉइंट है, मतलब 6 7 8 9 10 सब थे, और मीन, और पीछे भी कुछ डेटा था और उसका मीन 3 था, ठीक है। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर, ऐसे सबका सम लोगे और टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड कर दोगे तो वो वेरिएंस दे देगा, ठीक है। लिखा हुआ है नीचे एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। फ्रॉम द मीन क्यों लिखा हुआ है, देखो हम क्या माइनस कर रहे हैं, मीन यूज माइनस कर रहे हैं। जो म्यू है ना वो मीन होता है, ठीक है। और सिग्मा जो है वो तुम्हारा
सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, सिग्मा तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है। तो हम डेटा पॉइंट को से मीन माइनस कर रहे हैं। ठीक है। ये थोड़ा हाई लेवल मैथ्स अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा, जिसको नहीं समझ आई बिल्कुल लाइट ले सकता है, बस यहाँ तक समझ के छोड़ सकता है कि भाई डिविएशन का कुछ तो हिसाब हुआ है। ठीक है, कि कितना दूर दूर तक डेटा फैला हुआ है मीन से मेरे या सेंटर से मेरे, उतना समझ के छोड़ सकता है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। कि ये जो मैंने माइनस म्यू किया है ना, जिसको कार्टेशियन प्लेन पता है 0,0। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अपना 0,0 का जो ओरिजिन है ना कार्टेशियन प्लेन का, उसको मीन पे उठा के रख दूंगा। तो जो डेटा दिखेगा ना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से दिखता है। समझ रहे हो? जिसको नहीं समझा लाइट ले सकता है, जिसको समझा उसको थोड़ा एक विजुअलाइजेशन भी बना होगा दिमाग में कि हमने क्या किया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है। कि अभी मेरा सेंड अभी क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी सारा डेटा पॉइंट मैंने कार्टेशियन पे लगाया था। ठीक है, और उसमें बीच में जो मीन था उसको एक डॉट बनाया था। ठीक है, अभी तक तो मैं ये कर रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि वो जो एक्स वाई का इंटरसेक्शन है, ओरिजिन, उसको ही मीन पे उठा के रख देता हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है। हाँ, तो आगे चलते वापस नॉर्मल होते हैं थोड़ा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। ठीक है, वो सब लाइट। हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज क्यों करते हैं? सिंपल, एक ही रीजन है भाई। ठीक है, यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा पीछे स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम हाइट में करेंगे तो मतलब हाइट का अगर मैं यूनिट सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो वेरिएंस का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं चाहता मैं, स्क्वायर रूट ले लो, वापस सेंटीमीटर हो जाएगा यूनिट। है ना? तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसलिए ज्यादातर एनालिसिस में यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ यूनिट सेम रखनी है। ठीक है। और तुम्हारा जो डीएफ कॉल डॉट एस टी डी है, ऐसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फॉलो फाइल ढूंढ सकते हैं। आई थिंक हमें ये वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ 1-2 मिनट में कि आगे क्या क्या आने वाला है। और अगली वीडियो में मैं, ठीक है, वो चीज़ एक्सप्लेन करते हुए कोडिंग करवा दूंगा। ये एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत क्रिस्पली बता दे रहा हूँ। अगली वीडियो में वापस बताऊंगा, तो कोई दिक्कत मत लो अगर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ये ऐसे बीच से दिख रहा होगा सिमेट्री पे म्यू। ठीक है, मतलब तुम्हारा मीन -1 सिग्मा, मतलब तुम्हारा म्यू से अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जाओगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में -2 सिग्मा, मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में, +1 +2 सिग्मा, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एक 68, 95, 97.7 रूल होता है, 99.7 रूल होता है। ठीक है। फिर हम स्क्यूनेस की बात करेंगे। स्क्यूनेस क्या होता है तुम्हें दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर ग्राफ थोड़ा ध्यान से देख रहे हो। बीच में नॉर्मल नो स्क्यूड डेटा है। ठीक है, तो नो स्क्यूड डेटा नॉर्मल लिख रहा है। अगर तुम्हारा नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है, तो डेटा का जो लेफ्ट साइड का टेल है ना, लंबा दिख रहा है। पूछ होती है ना ये, वो लंबी है। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो लंबी दिख रही है राइट साइड पे। क्यूनेस ऐसे निकालते हैं। कर्टोसिस एक और चीज होती है। मैंने कहा जब क्यूनेस बता ही रहा हूं तो कर्टोसिस भी बता देता हूँ। ठीक है। लेप्टोकॉर्टेक्स, मीजोकॉर्टेक्स और प्लेटिकॉर्टेक्स। लेप्टोकॉर्टेक्स मतलब पॉजिटिव कर्टोसिस, प्लेटिकर्टिक मतलब नेगेटिव कर्टोसिस, मेसोकर्टिक मतलब नो कर्टोसिस। ठीक है। बेसिकली जो ये बीच वाला ये बेल दिख रहा है ना, ये तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल कर्व है, मतलब असलियत में जैसा कर्व दिखना चाहिए। लेप्टोकॉर्टिक जो होता है ना, वो मतलब ऐसा है कि तुम्हारा कर्व पिचक गया, पॉजिटिव कर्टोसिस। तो तुम्हारा कर्व पिचक गया तो तुम्हारा हाइट ऊपर चला जाएगा, तो पीक थोड़ा नुकीला है ना। और जो तुम्हारा स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। ठीक है। फिर फ्लैटी कर्टिक होता है, वो उल्टा होता है उसका, कि भाई वो पिचकने की जगह और फैल गया। ठीक है, आलस में आ गया थोड़ा, तो पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो जो तुम्हारा पीक है वो थोड़ा कम आने की जगह ज्यादा ऐसे फैला हुआ आएगा, और स्प्रेड भी ज्यादा दिखेगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है। डेटा इम्प्यूटेशन के बारे में हम बात करेंगे इसमें। इसके बाद की मीन मीडियन मोड, मीन और मोड यूज होता है। डिस्क्रीट में कंटीन्यूअस में मीन मीडियन होता है। कैटेगरिकल ऑर्डिनल में मोड
यूज होता है, कॉमन चॉइस है। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगले में बात करेंगे, ट्रस्ट मी। हम और 10 मिनट लगाएंगे इस पे, 5-7 मिनट तो कम से कम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें। बट जिसको ये चीज समझ आ गई, स्क्यूनेस क्या है या कर्टोसिस क्या है, ऊपर ऊपर तो समझ आ ही गया होगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था यार। मैं तो मैं या और 15 मिनट इस वीडियो को खींचना नहीं चाहता, क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा 40 मिनट की वीडियो कौन देखेगा बैठ के, मैं खुद नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है कि यहीं इस वीडियो को स्टॉप करें, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इम्प्यूटेशन का अगर पूरा कवर हो पाता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाएगा तो हम एक और वीडियो निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा था यार कि डेटा क्लीनिंग पे ना हम अभी तो बेसिक बेसिक चीजें भी कर रहे हैं, हम कुछ एडवांस एक दो चीजें भी पढ़ लें। और मैं मतलब ऐसा नहीं है, डरो मत जिसको लग रहा है कि यार एडवांस में मतलब ऐसे सर खराब हो जाएगा हमारा, नहीं। तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझा दूंगा कि यार क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं चाह रहा था एक वीडियो और ऐसे भी निकले, बट हो सकता है कि देखना पड़ेगा अभी कि अगली वीडियो का कितना टाइम अपने पे बचता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ अब कि इसके बाद ना 2 वीडियोस और निकले मैक्स टू मैक्स, उसके बाद हम आगे आउटलायर रिमूवल पे चले जाएं। बहुत लंबा हो गया, क्योंकि आई थिंक ये चौथी वीडियो है, उसके बाद दो और, तो 6 वीडियो डेटा क्लीनिंग के लिए काफी है, इससे ज्यादा क्या पढ़ोगे डेटा क्लीनिंग के बारे में। तो दैट्स इट गाइस, ठीक है यार। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ऑब्वियसली। ये तो मैं, ये कि मैं क्या, हर यूट्यूबर बोलता है। बट यार कमेंट आउट जरूर करो, बताओ कि तुम्हें क्या डाउट्स आ रहे हैं, रीच आउट करो हमें, एक दूसरे को रीच आउट करो भाई, कम्युनिटी। मैं तुम्हें भाई और 2 मिनट ले लेता हूँ तुम्हारा, ठीक है। कि मेरा खुद का बिलीफ ये है, इनफैक्ट बिलीफ क्या है, मैं तो वैसे ही रहता ही हूँ कि मैं कम्युनिटीज में वर्क करता हूँ। और मतलब ऑब्वियसली जॉब है, बट जॉब के साथ कम्युनिटीज में वर्क करने का फायदा क्या है कि तुम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे से सीख सकते हो, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करना बहुत, देखो अभी तो तुम्हें मैं वीडियोस दे रहा हूँ, जब तक तुम कम्युनिटी से सीखना नहीं सीखोगे तुम्हारा ग्रोथ बहुत स्लो होगा, तुम्हें बहुत घिसना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि भाई लोगों को रीच आउट करो, एक दूसरे तुम जाके कमेंट आउट करो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें आंसर कर सकूँ, कोई और तुम्हें आंसर कर सके। ऐसे रीच बढ़ेगी, तुम्हारे डाउट भी क्लियर होंगे, दूसरों बहुत सारे लोग होंगे जिनके डाउट सेम होंगे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होंगे, उनके भी क्लियर होंगे, वो भी इंकरेज होंगे। तो वो अपने डाउट डालेंगे, तुम्हें भी नई चीजें पता चलेंगी, उनको भी नई चीजें पता चलेंगी। तो यार मेरा अभी का बेसिक फंडा यही है कि भाई कमेंट तो जरूर करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा, कोई डाउट आया, कुछ और तुम्हें पढ़ना है, कुछ और तुम्हें जानना है, ठीक है, जो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया, या कुछ अलग से ही जानना है, तो तुम डालो, मैं तुम्हें रीच आउट करूंगा किसी और तरीके से। बट एंगेज करो यार, मेरा तो यही मोटिव है। यूट्यूब से ज्यादा अभी तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो एंगेजमेंट चाहता हूँ मैं बस। चलो, थैंक यू यार, यहीं पे खत्म करते हैं इस बकवास को, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।